जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज 125 क्वेश्चन मैराथन का है, जिसमें आपकी बैठने की भी सीमा चेक होगी और आपके कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है उसकी भी सीमा चेक होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? इसका उत्तर बताना है आपको। नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी उपकरण और राइबोसोम। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? पौधों कोशिकाओं में, पशु कोशिकाओं में, दोनों में या बैक्टीरिया में? तीसरा क्वेश्चन आपका, कोशिका विभाजन के नियंत्रण का कार्य किस अंग का है? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी उपकरण, नाभिक और लाइबोसोम। चौथा क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का नियमन करना, ऊर्जा का उत्पादन करना या प्रोटीन का संश्लेषण करना या आनुवांशिक जानकारी का भंडारण। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, गाल्गी उपकरण और राइबोसोम में। छठवां क्वेश्चन है, लाइबोसोम का कार्य क्या है? कोशिका के प्रोटीन अवशिष्ट पदार्थों का अपघटन, प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन और डीएनए लिपि बनाना। सातवां क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन या माइटोसिस। आठवां क्वेश्चन है, कोशिका में कौन सा अंगक कोशिका के ढांचे और गति में मदद करता है? राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, गाल्गी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। नौवां क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के किस चरण में गुणसूत्रों का विभाजन होता है? एनाफेज, प्रोपेज, इंटरफेज और टेलोफेज। 10वां क्वेश्चन, कौन सा अंगक कोशिका के भीतर पदार्थ का वितरण करता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइबोसोम। 11वां क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले निष्क्रिय परिवहन कौन सा है? डिफ्यूजन, सक्रिय परिवहन, पिनोसाइटोसिस और फाइगोसाइटिस। ठीक है, 11वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, किस अंगक के प्रकाश संश्लेषण होता है? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, गाल्गी उपकरण में। 13वां क्वेश्चन, कौन सा अणु कोशिका के लिए ऊर्जा प्रमुख स्रोत है? कौन सा अणु कोशिका के लिए ऊर्जा प्रमुख स्रोत है? डीएनए, एटीपी, आरएनए या प्रोटीन। 14वां क्वेश्चन है, कौन सा अंगक कोशिकाओं में लिपिड्स और प्रोटीन का परिवहन करता है? गाल्गी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और नाभिक। 15वां क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं? कोशिका विभाजन में किस चरण में गुणसूत्र सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं? मेटाफेज, एनाफेज, इंटरफेज या प्रोफेज। 16वां क्वेश्चन, कौन सा अंगक कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है? लाइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी उपकरण और राइबोसोम। 17वां क्वेश्चन है, कौन सा अंगक कोशिकाओं के डीएनए का भंडारण करता है? नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गाल्गी उपकरण। 18वां क्वेश्चन, कौन सा अंगक कोशिकाओं में वसा और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम। कौन सा अंगक कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है? सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गाल्गी उपकरण। 20वां क्वेश्चन, कौन सा अंगक कोशिका ऊर्जा के उत्पादन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, राइबोसोम और गाल्गी उपकरण। 21वां है, दिल के कितने चैम्बर होते हैं? 4, 2, 3, 5। ये 22वां, दिल का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त को पंप करना, ऑक्सीजन को संचय करना, पोषण तत्वों का संग्रह करना और हार्मोन का उत्पादन करना। ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाली संरचना क्या कहलाती है? दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाली संरचना क्या कहलाती है? साइनोएंट्रियल नोड, एवी नोड, पेसमेकर और वेंट्रिकुलर नोड। 24वां क्वेश्चन, दिल के दाएं ओर का चैम्बर कौन सा होता है? दाहिना एंट्रियम, बायां एंट्रियम और दाहिना एंट्रियम। फिर से सुनिए, दाहिना एंट्रियम, बायां वेंट्रिकल, बायां एंट्रियम, दाहिना वेंट्रिकल। ठीक है। 25वां क्वेश्चन, दिल का बायां वेंट्रिकल किस प्रकार का पंप करता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, दोनों या कोई नहीं। 20वां क्वेश्चन है, दिल की धड़कन का सामान्य दर
कितनी होती है? 60 से 100, 40 से 60, 80 से 120 और 100 से 140। 27वां क्वेश्चन, दिल के 4 चैम्बरों में कौन सा चैम्बर ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है? दाहिना एंट्रियम, बायां वेंट्रिकल, दायां एंट्रियम, दाहिना वेंट्रिकल। ठीक। 27वां क्वेश्चन, कोरोनरी आर्टरी का मुख्य कार्य क्या है? दिल को रक्त प्रदान करना, फेफड़ों को रक्त प्रदान करना, मस्तिष्क को रक्त प्रदान करना, अंगों को ऑक्सीजन प्रदान करना। 29वां, दिल की सबसे गहरी परत, दिल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और एपिकार्डियम। फील्ड हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर किस स्थिति में दिया जाता है? जब रक्षात्मक टीम डी के अंदर कोई फाउल करती है, जब आक्रामक टीम गोल करती है, जब गेंद मैदान से बाहर जाती है, जब खेल की समय सीमा समाप्त होती है। दिल में वाल्व का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करना, दिल की धड़कन को नियंत्रित करना, ऑक्सीजन का संचय करना और हार्मोन का उत्पादन करना। 32वां क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन दिल की धड़कन को बढ़ाता है? एंड्रोलिन, इंसुलिन, ग्लूकाइन और थायरोक्सिन। दिल का एक प्रमुख रोग क्या है? कोरोनरी आर्टरी रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अस्थमा। दिल की धड़कन गति को मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? बीट्स प्रति मिनट, मिलीमीटर और पास्कल और डेसिबल। ठीक है। धमनियाँ, आर्टरीज में रक्त का प्रवाह किस दिशा में होता है? दिल से शरीर के अन्य अंगों की ओर, शरीर के अंगों से दिल की ओर और फेफड़ों से दिल की ओर, दिल से फेफड़ों की ओर। ठीक है। दिल में मुख्य पंपिंग चैम्बर कौन से होते हैं? बायां वेंट्रिकल और दायां वेंट्रिकल, बायां एंट्रियम और दाहिना एंट्रियम, बायां एंट्रियम और बायां वेंट्रिकल, दाहिना एंट्रियम और दाहिना वेंट्रिकल। ठीक है। फेफड़ों की धमनियां, पल्मोनरी आर्टरीज का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाना, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के अंगों तक ले जाना, रक्त को दिल में लाना और हृदय धड़कन को नियंत्रित करना। ठीक है। 38वां क्वेश्चन है, 38वां क्वेश्चन है, दिल का तंतु जो धड़कनों को संचालित करता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियम, ईसीजी, कार्डियम कंडक्शन सिस्टम, पेसमेकर और श्वसन प्रणाली। 39वां क्वेश्चन, दिल की धड़कन को रुकने पर किस प्रक्रिया से पुनः शुरू किया जाता है? दिल की धड़कन को रुकने पर किस प्रक्रिया से पुनः शुरू किया जाता है? कार्डियम रिसस्टेशन, हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी और थ्रोम्बोलिसिस। ठीक है। 40वां क्वेश्चन है, दिल की धड़कन को सुनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दिल की धड़कन को सुनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑस्मिटेशन, पल्सेशन, इन्फेक्शन और पैलेटेक्शन। ठीक। ऑस्ट्रेक्शन, पैलेटेक्शन, इन्फेक्शन और पैलेटेक्शन। ठीक है। 41वां क्वेश्चन है, दिल के कार्य को नियंत्रित करने वाले तंत्र कौन से होते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम, मोटर नर्वस सिस्टम और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। एथलेटिक में कितने प्रकार की दौड़ होती है? विभिन्न प्रकार की, केवल स्प्रिंट, केवल लंबी दूर, केवल रिले दौड़। 100 मीटर दौड़ में कौन सा हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण होता है? शुरुआत, फिनिश, मध्य, एक्सेलरेशन जोन। आधुनिक ओलंपिक में खेलों की पहली प्रतियोगिता कब आयोजित हुई थी? एथलेटिक में फिनिशिंग का क्या महत्व है? समय को बेहतर बनाना, दौड़ने की गति को नियंत्रित करना, धावक की तकनीक को सुधार करना, उपरोक्त सभी। लंबी दूरी की दौड़ में कितनी दूरी होती है? लंबी दूरी की दौड़ में कितनी दूरी होती है? 5 किलोमीटर से अधिक, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 मीटर। एथलेटिक्स में रिले दौड़ कितने धावकों की होती है? एथलेटिक्स में रिले दौड़ कितने धावकों की होती है? 4, 2, 6 और 8। 60 फुट में किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? भारी गेंद का, डिस्क का, भाला का और ट्रैक का। हैमर थ्रो में हैमर का वजन कितना होता है? 7.26 ग्राम, 5 किलोग्राम, 4 किलोग्राम और 3 किलोग्राम। दौड़ के दौरान धावक को कौन सी तकनीक का पालन करना चाहिए? उचित श्वास तकनीक, केवल तेज दौड़ना, धीमी गति से दौड़ना, सामान्य श्वास लेना। उच्च कूद में धावकों को क्या करना चाहिए? ऊंचाई पार करना, दौड़ना, कूदना और लैंडिंग करना। 400 मीटर दौड़ में कितनी लैप्स होती हैं? 1, 2, 3, 4।
एथलेटिक्स में स्टेपल चेज दौड़ की विशेषता क्या है? बाधाओं के साथ दौड़ना, लंबी दूरी तेज दौड़ना और रिले दौड़ना। कोई भी धावक कितनी ऊंचाई तक कूद सकता है? यह किस पर निर्भर करता है? शारीरिक फिटनेस, उम्र, वजन, उपरोक्त सभी। शॉट पुट के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? स्लाइडिंग तकनीक, स्पिन तकनीक, लेग ड्राइव तकनीक और हैंड तकनीक। दौड़ के समय सही पोषण का क्या महत्व है? ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करना, वजन कम करना, मांसपेशियों को बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य। ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेल, उपरोक्त सभी। कौन सी दौड़ में धावकों को बिना रोक टोक के अनुमति कौन सी दौड़ में धावकों को बिना रोक टोक दौड़ने की अनुमति होती है? मैराथन, 100, 200 और रिले। वेट लिफ्टिंग और एथलेटिक्स में क्या अंतर है? तकनीक, कौशल, शक्ति, त्वरित गति और उपरोक्त सभी। मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 50 किलोमीटर। और इसको मील में भी बताइएगा कितने मील में, ठीक है। विभिन्न एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में किस प्रकार के अनुशासन होते हैं? स्प्रिंट, लंबी दूरी और रिले दौड़, केवल स्प्रिंट, केवल रिले और केवल लंबी दूरी। एथलेटिक्स में फुटवर्क का क्या महत्व है? संतुलन बनाए रखना, तेज दौड़ना, शरीर शक्ति बढ़ाना, उपरोक्त सभी। उच्च कूद में कौन सी विधि सबसे सामान्य है? फ्लॉप विधि, स्ट्रेडल विधि, चांस विधि और बैकटेल विधि। मांसपेशी को नियंत्रित करना, कौन सा घटक हड्डियों को कठोर और मजबूत बनाता है? कैल्शियम, कोलेजन, प्रोटीन और विटामिन डी। फ्रैक्चर किसे कहते हैं? हड्डी के टूटने या दरार पर, मांसपेशियों के खिंचाव को, तंत्रिका तंत्र को, जोड़ की सूजन को, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस किस स्थिति का परिणाम है? हड्डियों का कमजोर होना और उनकी घनत्व में कमी, मांसपेशियों का कमजोर होना, रक्त प्रवाह में रुकावट, तंत्रिका क्षति। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किस प्रकार का होता है? आंशिक रूप से टूटी हुई हड्डी जो बच्चों में अधिक होती है। पूरी तरह से टूटी हड्डी, हड्डी का अलग होना, जोड़ में सूजन। कौन सी कोशिका हड्डियों का निर्माण करती है? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट। कौन सी कोशिका हड्डियों का टूटना और पुनर्निर्माण करती है? ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, तंत्रिका कोशिकाएं, मांसपेशी कोशिकाएं। स्पाइरल फ्रैक्चर किस प्रकार का होता है? स्पाइरल फ्रैक्चर किस प्रकार का होता है? हड्डी में एक घुमावदार दरार, हड्डी का आंशिक टूटना, एक से अधिक स्थानों पर हड्डी का टूटना, जोड़ में सूजन। कंप्रेशन फ्रैक्चर किस प्रकार का होता है? हड्डी का दबाव पड़ने से उसका चपटा होना, हड्डी का मोड़ना, हड्डी का घुमावदार होना टूटना और हड्डी का जोड़ में दरार। हड्डी को जोड़ने वाली संरचना का क्या कहलाती है? लिगामेंट्स, टेंडन, मांसपेशी, उपास्थि। ऑस्टियोआर्थराइटिस किस स्थिति को दर्शाता है? जोड़ की उपास्थिति का क्षरण, हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों में कैल्शियम की कमी, मांसपेशियों में खिंचाव। कौन सा फ्रैक्चर हड्डी के कई छोटे टुकड़ों में टूटने को दर्शाता है? कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर और कंप्रेशन फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के उपयोग के लिए प्राथमिक चिकित्सा में किसका उपयोग किया जाता है? स्प्लिट, बैंडेज, स्टेरॉइड और एनाल्जेसिक। ओपन फ्रैक्चर से क्या होता है? हड्डी त्वचा को छेद कर बाहर आ जाती है, हड्डी पूरी तरह से टूट जाती है, हड्डी में हल्की दरार आती है, हड्डी का एक टुकड़ा हट जाता है, ठीक है। रिब फ्रैक्चर का प्रमुख लक्षण क्या है? सांस लेने में दर्द, हड्डी का बाहर निकलना, रक्तस्राव और सूजन। हीलिंग प्रक्रिया के दौरान हड्डी को पुनः जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? कैलस, उपास्थिति, लिगामेंट और मांसपेशी। हड्डी के जोड़ के आसपास की सूजन को क्या कहते हैं? गठिया, फ्रैक्चर, डिस्लोकेशन और स्प्रेन। जब हड्डी अपनी जगह से हट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? डिस्लोकेशन, फ्रैक्चर, स्प्रेन और हेमोटोमा।
फ्रैक्चर का एक्सरे पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? रेडियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और एमआरआई। कौन सा पोषक तत्व हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? कैल्शियम, विटामिन सी, प्रोटीन और आयरन। मानव शरीर में कौन सा ऊतक अंगों और शरीर के हिस्सों को आपस में जोड़ता है? कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू और इपिथियल टिश्यू। ठीक है, उपकला ऊतक। कौन सा ऊतक शरीर की आंतरिक और बाहरी सतहों की सुरक्षा करता है? इपिथियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मसल टिश्यू। तंत्रिका तत्व नर्वस टिश्यू का प्रमुख कार्य क्या है? ऊतक को संरचना प्रदान करना, ऊर्जा का संचय करना, संदेशों का प्रसारण करना और पोषण का अवशोषण करना। मांसपेशी ऊतक मसल टिश्यू का प्रमुख कार्य क्या है? संकुलन और स्थिरता के माध्यम से गति प्रदान करना, अंगों की सुरक्षा करना, सूचना का आदान प्रदान करना और रक्त संचार करना। ठीक है। कौन सा ऊतक शरीर में रक्त वायुओं और अंगों को चारों ओर से सुरक्षा और समर्थन प्रदान करता है? कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू और इपिथियल टिश्यू। कार्टिलेज किस प्रकार का ऊतक? संयोजी, उपकला, तंत्रिका, मांसपेशी टिश्यू। संयोजी ऊतक, उपकला टिश्यू, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक और मांसपेशी ऊतक। रक्त किस प्रकार का ऊतक? संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक और मांसपेशी ऊतक। कौन सा ऊतक शरीर की सतह पर संक्रमण और घावों से रक्षा करता है? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और मांसपेशी ऊतक। कोलेजन और इलास्टिक किस ऊतक में पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक और मांसपेशी ऊतक। तंत्रिका ऊतक में कौन सी कोशिका प्रमुख होती है? न्यूरॉन्स, मांसपेशी फाइबर, ऑस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कौन सा ऊतक पाया जाता है? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और मांसपेशी ऊतक। मांसपेशियों की संकुचन और स्थिरता को नियंत्रित करने के लिए कौन सा ऊतक कौन सा होता है? मांसपेशियों की संकुचन और स्थिरता को नियंत्रित करने के वाला कौन सा ऊतक होता है? मांसपेशी ऊतक, मसल्स ऊतक, उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक। लिगामेंट और टेंडन किस प्रकार के ऊतक होते हैं? संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, मांसपेशी ऊतक, उपकला ऊतक। कौन सा ऊतक शरीर की ग्रंथियों का निर्माण करता है? उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, मांसपेशी ऊतक और संयोजी ऊतक। स्मूथ मसल्स किस प्रकार का मांसपेशी ऊतक है? स्वैच्छिक, अनैच्छिक, अधूरे रूप से स्वैच्छिक, अस्थायी। कौन सा ऊतक शरीर की स्थिरता और लचीलापन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है? संयोजी, उपकला, तंत्रिका और मांसपेशी। अस्थियों का निर्माण करने वाला ऊतक को क्या कहते हैं? अस्थियों का निर्माण करने वाले ऊतक क्या कहते हैं? कंट्रोसाइट, न्यूरॉन्स, ऑस्टियोब्लास्ट और मांसपेशी ऊतक। कौन सा ऊतक घाव भरने में मदद करता है? संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक और मांसपेशी ऊतक। कौन सा ऊतक त्वचा की बाहरी परत का निर्माण करता है? उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, मांसपेशी ऊतक, संयोजी ऊतक। हड्डियों को मजबूत और कठोर बनाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? कैल्शियम, प्रोटीन, कोलेजन और स्टेलाइट। खेल प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक क्षमता विकास करना, मानसिक विकास करना, टीम भावना का विकास करना और खेल तकनीक का भी सुधार करना। खिलाड़ियों की सहन शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयोगी है? धीरज, एंडोरेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पीड ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। स्पीड ट्रेनिंग के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण आवश्यक है? स्पीड ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, एंडोरेंस ट्रेनिंग और मेंटल ट्रेनिंग। खिलाड़ियों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा प्रशिक्षण उपयुक्त है? स्ट्रेंथ, स्पीड, टेक्निक और एंडोरेंस। प्रशिक्षण का कौन सा सिद्धांत खिलाड़ियों के व्यक्तिगत अंतर को मान्यता देता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। ठीक है। प्रशिक्षण में अधिभार सिद्धांत का क्या मतलब है? भार को धीरे धीरे बढ़ाना, कम लोड को कम करना, हल्का व्यायाम करना, मानसिक तनाव को बढ़ाना। खिलाड़ियों के मानसिक प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? ध्यान और आत्मनियंत्रण बढ़ाना, मांसपेशियों को मजबूत करना, खेल की तकनीक सुधार करना और फिटनेस बढ़ाना। लचीलापन प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जोड़ों की गति को बढ़ाना, मांसपेशियों को मजबूत करना, सहन शक्ति बढ़ाना और मानसिक दृढ़ता बढ़ाना। प्रशिक्षण की पुनरावृत्ति का महत्व क्या होता है? शरीर को आराम देकर सुधार करना, ताकत को बढ़ाना, लचीलापन बढ़ाना, गति बढ़ाना। खिलाड़ियों की विशिष्टता के अनुसार प्रशिक्षण देने का कौन सा सिद्धांत है? प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिसिटी,
प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी। खेल प्रशिक्षण में वैधता का सिद्धांत क्या महत्व है? प्रशिक्षण में बदलाव लाकर ऊब से बचाना, शक्ति को बढ़ाना, गति में सुधार करना, मानसिक तनाव को कम करना। खिलाड़ियों में प्रदर्शन के सुधार के लिए कौन सा आहार आवश्यक है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार, केवल प्रोटीन, केवल विटामिन, केवल वसा। प्रशिक्षण में सहन शक्ति के प्रकार कौन से होते हैं? प्रशिक्षण में सहन शक्ति के कौन से प्रकार होते हैं? समान और विशिष्ट सहन शक्ति, केवल समान सहन शक्ति, केवल विशिष्ट सहन शक्ति, केवल मानसिक सहन शक्ति। खिलाड़ियों में मांसपेशी शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? वेट ट्रेनिंग, एरोबिक, गति और लचीलापन अभ्यास। शारीरिक फिटनेस को बनाए रखने के लिए न्यूनतम कितने दिन का प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? सप्ताह में 3 से 4 दिन, सप्ताह में 1 दिन, प्रतिदिन, महीने में 2 दिन। प्रशिक्षण के दौरान किस प्रकार का व्यायाम से चोट की संभावना सबसे कम होती है? वार्म अप, कूल डाउन, उच्च तीव्रता वाले व्यायाम, भार प्रशिक्षण और गति प्रशिक्षण। खेल प्रशिक्षण में लचीलापन का क्या महत्व है? चोट से बचाव, ताकत बढ़ाना, गति में सुधार, सहन शक्ति में सुधार। किस प्रकार का प्रशिक्षण तेज गति में सुधार करता है? स्प्रिंट, भार, एरोबिक और धीरज प्रशिक्षण, स्पीड ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, एरोबिक ट्रेनिंग और एंड्योरेंस ट्रेनिंग। खेल प्रशिक्षण में ओवर ट्रेनिंग का क्या परिणाम होता है? शारीरिक और मानसिक थकान, फिटनेस में सुधार, बेहतर प्रदर्शन और लंबी अवधि तक सुधार। और खेल प्रशिक्षण में पुनराप्राप्ति का उद्देश्य क्या? शरीर को पुनः ऊर्जा देना और मांसपेशियों को पुनर्जीवित करना, अभ्यास बढ़ाना, मानसिक ताकत को बढ़ाना, गति में सुधार करना। ठीक है, तो ये हो गए आपके 125। ठीक, इसमें मेरे को अब आप वीडियो देख के अपने उत्तर मेरे को बताइएगा कितने आप सही कर रहे हैं। ठीक, और शाम को मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आंसर इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप तुरंत करते जाएंगे, आप लोग पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आप थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल टू मॉडरेट है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा और इसका उत्तर हम आपको शाम तक प्रोवाइड कर देंगे। और हो सकेगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन को जहाँ गलती होती है उसको दोबारा उस कॉन्सेप्ट को चेक करिएगा। ठीक है, इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।